नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकिस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की, जो शरीर को मजबूती देता है और मन को संतुलित भी रखता है। जी हाँ, आज के विषय में हम बातचीत करने वाले हैं प्राणायाम की। तो स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद है। जल्दी से उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर दिलीप तिवारी, जो कि एकिस यूनिवर्सिटी के योग विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं कि प्राणायाम क्या है, सरल शब्दों में बताइए। देखिए, प्राणायाम प्राण का आयाम है। अब प्राण वही तत्व है जो श्वास के साथ में शरीर के अंदर जाता है और प्रश्वास के साथ में शरीर के बाहर आता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण है या वैज्ञानिक अभ्यास है, जिसको हमारे ऋषि मुनि करते आए थे और हमको पातंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीप इत्यादि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ प्राणायाम का। तो जो श्वास प्रश्वास की सहज गति है, जैसे हम श्वास लेते छोड़ते हैं, इस सामान्य गति को बाधित करके और अपने अनुरूप जो शास्त्रोक्त विधियां हैं उनके अनुरूप चलाना प्राणायाम है। प्राण का आयाम, श्वास को रोक कर अपने अनुरूप संचालित करना। ठीक है, प्राणायाम को कैसे और कब करें? प्राणायाम को करने का जो समय है, वस्तुतः यह समय ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं मिलता है तो गोधूलि बेला होती है, सायंकालीन समय, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बस प्रिकॉशन ये रखना चाहिए इसमें कि आपका जो उदर है, पेट है, वह खाली होना चाहिए, कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं, मगर बेस्ट जो इम्पैक्ट निकल कर आता है वो प्रथमतः सर्वश्रेष्ठ समय मॉर्निंग का ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम प्राणायाम का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में प्राणायाम क्या सर्दियों के लिए अलग तरह का होता है? नहीं, अलग तरह का से आशय नहीं कह सकते। एक्चुअली बहुत सारे प्राणायाम हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी रिसर्च से यह प्रमाणित किया हुआ है। और निश्चित रूप से जो वातावरण है, वातावरण के विपरीत शरीर को ढालने के लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं। जैसे गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए प्राणायाम जी। बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से सर्दियों में शरीर को ऊष्मा, गर्मी और ऊर्जावान बनाने के लिए भी प्राणायाम है। तो उनमें बहुत सारे प्राणायाम हैं। जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी प्राणायाम एक्चुअली में हमारे शरीर में दो स्वर होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। ठीक है। और सूर्य स्वर चंद्र स्वर का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो मैंने बताया आपको। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे की बात होती है। जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। तो जैसे नेचर में आप सूर्य और चंद्र देखते हैं, वैसे हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र नाड़ी हैं। अब जिस चीज़ को आप एक्टिवेट करेंगे वही चीज़ के लाभ आपको मिलने लगते हैं, बेनिफिट मिलने लगते हैं। तो यहाँ सूर्यभेदी प्राणायाम है। इसमें करना कुछ नहीं है, दाहिनी नाक से श्वास को खींचना है और बाईं नाक से श्वास को रिलीज कर देना है। ये सतत प्रोसेस चलती रहती है, सही प्रक्रिया चलती रहती है। और इसको जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, शरीर में ऊष्मा और गर्मी बढ़ती है सूर्य स्वर के ठीक है, अभ्यास से, सूर्य प्राणायाम के अभ्यास से। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी, प्राणायाम से क्या फायदे हैं? प्राणायाम से कोई स्पेसिफिक एक फ़ायदा नहीं कह सकते। एक्चुअली में जितना भी बॉडी का सिस्टम है, तंत्र है, वह रिस्पायरेशन से जुड़ा हुआ है। सो डिजीज़ स्पेसिफिक तो लाभ होते ही होते हैं बट बेसिकली हर रोग में प्राणायाम फायदेमंद है। ठीक है, कई बार जहन में एक सवाल उठता है कि प्राणायाम और आसन, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? दोनों अलग हैं। पातंजलि योग के हिसाब से यदि हम इसको देखें, अकॉर्डिंग टू द पातंजलि योग, तो आसन यम नियम आसन तीसरी परिपाटी है और चौथी परिपाटी प्राणायाम है। एक्चुअली पतंजलि ने जब इसका कंस्ट्रक्शन, जो इसका जो निर्माण है, निर्माण करते समय एक विशिष्टता रखी है कि यम नियम रूल और रेगुलेशन है, प्रतिबद्ध करते हैं आपको नियमित अभ्यास के लिए। आसन शरीर की मजबूती के लिए है, तो प्राणायाम प्राणों की स्थिरता एवं मजबूती के लिए है। और जैसे जैसे आप इन पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी बीमारियों को पीछे छोड़ते हुए और अपने साधना की पद्धति में आगे उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएंगे। तो प्राणायाम
और आसन दोनों अलग हैं। एक आपके शरीर से जुड़ा हुआ है तो दूसरा आपके रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, पूरा श्वसन तंत्र है, उससे कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है। और श्वसन तंत्र का जो सा संबंध है वो शरीर के हर तंत्र के साथ में है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। चलिए, दोनों अलग चीजें हैं। क्या इसे बुजुर्गों को भी करना चाहिए? कितना सुरक्षित है उनके लिए? सबके लिए है, बस इतना ध्यान देना चाहिए कि यह डिजीज़ स्पेसिफिक किया जाता है, बीमारियों के अनुरूप किया जाता है। सर्दियों में जैसे एग्जांपल के लिए किसी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है और उसको ऑलरेडी श्वास लेने में प्रॉब्लम होते हैं और आप उसको कोई प्राणायाम कराते हैं तो उसको समस्या हो सकती है। ऐसे किसी अभ्यास को करने के पहले एक एक्सपर्ट या फिर जो उनके योग गुरु हों, इंस्ट्रक्टर हों, शिक्षक प्रशिक्षक हों, उनसे मार्गदर्शन ज़रूर लेना चाहिए। और अपने से तो अभ्यास बिल्कुल भी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि कौन सी प्रॉब्लम आपको है बिना यह जाने और बिना मार्गदर्शन के नहीं। यदि आप निरोग हैं तो निश्चित रूप से इसको आप शुरू कर सकते हैं किसी भी सीजन में, किसी भी समय में। बसंत ऋतु हर योग के अभ्यास के लिए उत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है। क्या प्रेग्नेंट महिलाएं इसे कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मैं इस विषय में तो बहुत ही अक्सर अपने छात्रों को जागरूक करता रहता हूँ। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो प्राणायाम और योग जैसी चीज़ें वरदान हैं, मगर प्रिकॉशन बस वही है कि बिना मार्गदर्शक के अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका सीधा संबंध डायफ्राम के साथ में है। अब जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको कुछ प्राणायामों का निषेध माना जाता है। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम, इस तरह के प्राणायामों को करके वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि आपने बुजुर्गों के लिए भी जिक्र किया कि उन्हें करना चाहिए या नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी आपने जिक्र किया कि उन्हें कौन-कौन से प्राणायाम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बच्चे इसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मेंटल ग्रोथ के लिए मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक एवं समग्र विकास की जब हम बात करते हैं तो हमें योग की तरफ देखना ही देखना पड़ता है। योग में वो चाहे आसन हो, वो चाहे प्राणायाम हो, वो चाहे यम नियम हो, हर आयाम योग का छात्रों के लिए बहुत लाभकारी है। अभी आपने पूछा बुजुर्गों के लिए, तो निश्चित रूप से बुजुर्गों के साथ में डायफ्राम, जो उनके फेफड़े हैं, लंग्स हैं और सब चीज़ें वीक होती जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्य वेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगर सर्दियों का सीजन है तो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। महिलाएं भी अनुलोम विलोम कर सकती हैं, इसमें कहीं किसी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है नहीं है। इन प्राणायामों में। और बच्चों के लिए तो बेसिकली भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम जैसे प्राणायामों को करते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है भविष्य दृष्टिकोण से। चर्चा के दौरान आपने कहा कि बिना मार्गदर्शन के प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोग बिना किसी मार्गदर्शन के प्राणायाम को शुरू करते, ऐसे में उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं या फिर इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मैडम। जी। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि हम लोग स्वप्रेरित होकर या कुछ एक आध किताबों को पढ़कर और आत्मसात करके हम अभ्यास को शुरू कर देते हैं, या फिर हम टीवी चैनल्स के माध्यम से देखकर आत्मसात करते हैं और शुरू कर देते हैं अभ्यास को। ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो टीवी में कर रहा है या पुस्तक में जो लिख रहा है वो निश्चित रूप से 100% सही है, मगर आप कैसा कर रहे हैं किस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, बैठने का, श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का तरीका क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, बीमारियां कौन सी हैं, जब तक ये पूरी चीज़ें स्पष्ट होकर जो है शिक्षक आपको प्रेफर नहीं करता है, तब तक आपको नहीं करना चाहिए। अब यदि करते हैं तो निश्चित रूप से उसके बेनिफिट की जगह हानियां होती हैं। और बहुत से लोगों को आप देखते हैं, पाते हैं कि भाई हमने योगा शुरू किया और योगा करने के बाद में, आसनास प्राणायाम करने के बाद में हमें लाभ के बजाय हानि हो गई, या प्रॉब्लम जो हमें थी, जिस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए अभ्यास कर रहे थे, वो प्रॉब्लम और बढ़ गई। एक्चुअली फॉल्ट योगा में नहीं है, फॉल्ट अभ्यास में है। जब बिना शिक्षक के अभ्यास आप करते हैं तो अभ्यास आपको लाभ के बजाय हानि देता है। तो प्रिकॉशन रखना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से। हमें बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के, बिना किसी सुपरवाइज़र के, एक्सपर्ट के या इंस्ट्रक्टर के अभ्यास को आरंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पहला प्रिकॉशन है, पहली सावधानी है ठीक है। अभ्यास के लिए। अभी अभी आपने जिक्र किया कि टीवी और वीडियो के माध्यम से भी लोग प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आजकल चूंकि सभी के हाथ में
फ़ोन हैं और ऐसे में प्ले स्टोर पर कुछ एप्लीकेशन मौजूद होती है कि इसे डाउनलोड कीजिए, प्राणायाम सीखिए। ये कितना सुरक्षित है और इसे करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या वो कर सक सही तरीके से बताते हैं कि आप जो प्राणायाम की जो विधि है वो ठीक तरीके से लोगों को अपनी बात पहुँचाते हैं या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से योग करने और आरंभ करने या प्राणायाम करने या आरंभ करने के पहले हुँ, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है केस स्टडी। यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कहीं कोई बीमारी परेशानी नहीं है और आप स्टार्ट करते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बिल्कुल। आप कर रहे हैं, आपने प्ले स्टोर से देख लिया, आपने सुबह बहुत सारे चैनल्स में योग चलता है, ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स हैं, वीडियोज़ हैं हुँ, और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनसे देखकर स्टार्ट किया जा सकता है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मगर कौन सही बताएगा आपको कि आप सही कर रहे हैं? और जैसे ही आपने गलत किया, वैसे ही इम्पैक्ट आपका बॉडी अपने आप खुद ही शो करने लगेगा। आपका शरीर खुद ही इम्पैक्ट देगा। यदि सही कर रहे हैं, तो बेनिफिट आपको शो होने लगेगा, महसूस होने लगेगा, रियलाइज़ होने लगेगा। हुँ, और यदि आप गलत कर रहे हैं, कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी दायरे में, श्वास लेने और छोड़ने का तरीका यदि गलत है, हुँ, किसी भी तरह से, हुँ, तो वो हानि दे देगा। हठ योग प्रदीपिका और हठ योग ग्रंथ इसके लिए स्ट्रिक्टली सीधे-सीधे बोल देते हैं कि प्राणायाम को बिल्कुल सहज नहीं मानना चाहिए। श्वास लेने और छोड़ने का यह कार्यक्रम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए इस अभ्यास को। तो मैं भी उसी तथ्य को दोहराता हूँ कि अभ्यास शुरू करें, निश्चित रूप से शुरू करें, मगर मार्गदर्शक के सानिध्य में ही अभ्यास को शुरू करें। एक अहम जी। सवाल अ, जब महिलाओं को या युवतियों को पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान क्या उन्हें प्राणायाम करना चाहिए या नहीं? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। ये इस सवाल के लिए मातृत्व शक्तियाँ जब मासिक धर्म के काल में होती हैं, तब आसनों को तो वर्जित कर दिया जाता है उनको और ऐसे प्राणायामों को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिनका रिलेशन सीधे पेल्विक रीजन से कनेक्ट हो। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि प्राणायामों को नहीं बंद करना चाहिए, मगर हाँ, ऐसे प्राणायामों को क्लोज़ कर देना चाहिए। बंधास वगैरह होते हैं, बंद लगाए जाते हैं बहुत से प्राणायाम में, उनको ना करें और बाकी सामान्य प्राणायामों को किया जा सकता है। ध्यान, प्राणायाम वगैरह किए जा सकते हैं। बस जो आपके पेल्विक रीजन को कंप्रेस करें या कुंचन संकुचन की प्रक्रिया को संपादित कराएँ प्राणायाम में किसी भी या मुद्रा में, उनको नहीं करना चाहिए उस ड्यूरेशन में। ठीक है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? योग जीवन की सबसे बड़ी अ, चर्या है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय परंपरा है, उसमें योग एक अमूल चूक अ, जीवनचर्या का अंश एवं अंग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनाना चाहिए। स्वस्थ, सुंदर जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर, मन, आत्मा तीनों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह से भोजन ज़रूरी है, उसी तरह से भोजन का पाचन ज़रूरी है और सभी को इसका अभ्यास सतत कंटिन्यू करना चाहिए। करना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक़्त हमें दिया और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों आज हमने जाना कि प्राणायाम स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। तो योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।